नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं रीना चौरसिया आपके सामने लेकर आई हूँ मंजरी भाग 7 के पाठ 19 मैं कवि कैसे बना। जैसे कि पाठ के नाम से आपको लग रहा होगा, मैं कवि कैसे बना एक जीवन की यात्रा है इसके अंदर बच्चों। इसके बारे में और भी जानेंगे हम लोग, अगर आप हमारे साथ चलेंगे और ध्यान से इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को आप देखेंगे। तो बच्चों, अब हम आपको बताएंगे कि मैं कवि कैसे बना यह हिंदी साहित्य के किस विधा पर आधारित है। तो बच्चों, हमारे साथ चलिए और आप जानिए कि मैं कवि कैसे बना यह हिंदी साहित्य के किस विधा पर आधारित है। बच्चों, हिंदी साहित्य शिक्षण के माध्यम से हम आपको गद्य और पद्य की अनेक विधाओं से परिचय कराते हैं। कराते कि नहीं कराते? हमने आपको बताया भी था कि हम आपको गद्य और पद्य की कई विधाएं बता चुके हैं। जैसे गद्य में विधा होती है और पद्य में हमारे होते हैं शैली, छंद। छंद पर आधारित हमारी काव्य रचना होती है और गद्य पर आधारित हमारी विधाएं होती हैं। आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों, वह है आपके पाठ सूची के अनुसार आत्मकथा। क्योंकि हमारे हिंदी साहित्य गद्य में और पद्य में कई विधाएं हैं, जैसे कविता, कहानी, यात्रावृत्त, उपन्यास, निबंध, लेख, व्यंग, एकांकी। कभी आपने अपनी किताब की विषय सूची को ध्यान से देखा? नहीं ना? आज ध्यान से देखिए आप बच्चों, और उसमें ये सभी विधाएं आपको पाठ के नाम के साथ उनके सामने अंकित मिलेगी। आप उसको पढ़िए और इससे आप ये जान पाएंगे कि यह शीर्षक, यह पाठ हमारे किस विधा पर आधारित है। आज इसी विधा के अनुसार, इसी विधा को लेते हुए आपकी पाठ्य पुस्तक मंजरी के विषय सूची के अनुसार हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अन्य विधा, जिसे कहते हैं आत्मकथा। बच्चों, आत्मकथा अपने आप में ही परिभाषित करती है। आत्म माने मेरी, कथा माने कहानी, अर्थात अपनी कहानी। बच्चों, प्रस्तुत पाठ मैं कवि कैसे बना हिंदी साहित्य के कई विधाओं में एक विधा आत्मकथा विधा पर लिखी गई है। जी बच्चों, आत्मकथा स्वयं के अनुभव को व्यक्त करने का एक सरल माध्यम है। आत्मकथा के द्वारा लेखक अपने जीवन के परिवेश, महत्वपूर्ण घटनाओं, विचारधारा, निजी अनुभव, अपनी क्षमताओं और दुर्बलताओं की क्या कमी है उनके अंदर, किस कारण वह अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाए या किस कारण उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, के साथ साथ समय की सामाजिक एवं राजनीतिक स्थितियों को पाठकों के सामने प्रस्तुत करते हैं, उनके सामने रखते हैं। और आज जो आपके पाठ लेकर आए हैं, हम जो आपके लिए पाठ लेकर आए हैं, पाठ 19 मैं कवि कैसे बना, यह भी एक आत्मकथा पर आधारित है। इस कहानी को लिखा किसने है? आपने ध्यान दिया? आपके पुस्तक के जब पाठ को हम वाचन करते हैं, उसके आखिरी पन्ने पर हमारे लेखक का परिचय होता है। उसी को हम साथ में लेते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि हमारे पाठ मैं कवि कैसे बना के लेखक कौन है। आइए बच्चों, हमारे साथ आप अपने पाठ के लेखक से परिचय प्राप्त कीजिए। श्री गोपाल प्रसाद व्यास जी का जन्म 13 फरवरी सन 1915 ईस्वी माघ शुक्ल दशमी संवत 1972 को मथुरा जनपद के मोहम्मदपुर परसौली गांव में हुआ था। ठीक है बच्चों, और यह वही स्थान है जहां पर सूरदास जी ने अनेक भक्ति पदों का निर्माण किया और वहीं उनका निधन भी हुआ, उनका देहांत भी हुआ। हमारे श्री गोपाल प्रसाद व्यास जी के पिताजी पंडित ब्रजकिशोर शास्त्री स्वर ताल के अच्छे ज्ञाता थे और माता चमेली देवी गीत वाद्य की अच्छी जानकार थी। इनकी स्कूली शिक्षा
केवल 7वीं कक्षा तक हुई। बाद में इन्होंने विशारद, प्रभाकर और साहित्य रत्न की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। ये जाने माने पत्रकार, लब्ध प्रशिष्ट व्यंग्यकार, शिष्ट हास्यरस के सुप्रसिद्ध कवि और लेखक हैं। इनको सन 1965 ईस्वी में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। बच्चों, इतने महान हमारे लेखक और कवि जिनका निधन 28 मई 2005 को हुआ था। ये है हमारे पाठ के लेखक जिन्होंने अपनी आत्मकथा आपके सम्मुख रखी है। आप जानेंगे कि किस तरीके से ये एक महान कवि बने। आखिर क्या हुआ था इनके साथ? ऐसी कौन सी घटना हुई कि इन्होंने यह कहा कि मैं कवि कैसे बना, अपने लक्ष्य को मैंने कैसे प्राप्त किया। तो इसके लिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, पाठ से आपका परिचय कराते हैं। आपका पाठ 19 मैं कवि कैसे बना। हमेशा आपको मैं एक चीज़ इंगित करती हूँ, एक चीज़ आपको बताती हूँ, वह है हमारे जो ये कोष्टक में लिखे हुए कुछ शब्द। बच्चों, इसे ध्यान से पढ़िए और समझिए कि यह पाठ हमसे क्या कहता है। प्रस्तुत आत्मकथा में गोपाल प्रसाद व्यास ने अपने बचपन में कवि बनने की लालसा का प्रस्तुतिकरण बड़े ही रोचक ढंग से किया है। बालक गोपाल दास ने अपनी गलती को अपने कक्षा अध्यापक के सामने स्वीकार कर उसका निराकरण पूछा। अध्यापक ने उसे तुकांत शब्दों के माध्यम से कविता बनाने का पहला गुर सिखा दिया। ये एक संक्षेप में है कि पाठ में यह कार्य हुआ, यह इस पाठ का प्रसंग है। लेकिन कहानी कैसे शुरू हुई, कैसे हमारे कवि श्री गोपाल प्रसाद जी कैसे वो एक कवि बने, इसके लिए हमें पाठ का आदर्श वाचन करना होगा। तो बच्चों, उससे पहले हम क्या करते हैं, अपने कठिन शब्दों से परिचय प्राप्त करते हैं। इस अंक में जितना भाग हम आपको पढ़ाएंगे, उस भाग में जो कठिन शब्द आए हैं वो हम आपको परिचय कराते हैं उससे। पहला शब्द है दर्जे। स्थान श्रेणी, जागरण काल, जागने का समय या वर्ष, एक छत्र जिसमें कहीं और किसी का अधिकार ना हो, विरासत उत्तराधिकार में मिला धन, कद्र इज्जत करना, क्षीण कमजोर, लालसा इच्छा, कंठस्थ जुबानी याद किया हुआ। ये कुछ कठिन शब्द हैं जो आपके पाठ के अंतर्गत आएंगे। अगर आप इनसे पहले परिचय प्राप्त कर लेंगे बच्चों, तो आप पाठ आसानी से समझ पाएंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने पाठ की तरफ। हमारे साथ पाठ का आदर्श वाचन कीजिए। जैसा कि मैं कवि कैसे बना, पाठ 19। अब यहाँ पे हमने आपको पहले ही बताया था कि ब्रैकेट कोष्टक के अंदर जो लिखा होता है वो सारांश होता है कि इस पाठ में क्या है, कवि हमसे या लेखक हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो फिर से बातें हैं। प्रस्तुत आत्मकथा में गोपाल प्रसाद व्यास ने अपने बचपन में कवि बनने की लालसा का प्रस्तुतिकरण बड़े ही रोचक ढंग से किया है। बालक गोपाल दास ने अपनी गलती को अपने कक्षा अध्यापक के सामने स्वीकार कर उसका निराकरण पूछा। अध्यापक ने उसे तुकांत शब्दों के माध्यम से कविता बनाने का पहला गुर सिखा दिया। ये है हमारे पाठ का प्रसंग, सारांश कि आग इसके अंदर है क्या, आखिर आत्मकथा लिखने का क्या कारण था। अब इसे लेखक के शब्दों के अनुसार आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। लेखक कहते हैं, कोई सन 1924 के आसपास की बात है। मैं मथुरा के अग्रवाल विद्यालय में शायद तीसरे दर्जे में पढ़ा करता था। यहाँ दर्जा स्थान कक्षा।
वह भारत का जागरण काल था। जागरण काल उस समय कुछ नया चल रहा था, जागने का समय था, कहा जाए तो कुछ नया, क्योंकि जो सन लिया गया है सन 1924, तो उस वक्त हमारा देश गुलाम था, तो इसीलिए यहाँ पे जागरण काल कहा गया है। समाज सुधारक और राष्ट्रीयता दोनों ही अपने पूर्व यौवन पर थे। पूर्व यौवन मतलब चरम सीमा पर थे। शिक्षा संस्थाओं पर भी इनकी गहरी छाप थी। हमारे विद्यालय में भी लगभग प्रति सप्ताह कोई न कोई उत्सव आयोजन होता ही रहता था। मुझे भी इन अवसरों पर उजले उजले कपड़े पहनकर, उजले उजले कपड़े मतलब साफ चमकदार अच्छे कपड़े, आगे बैठने में बड़ा आनंद आता था। संगीत तो मेरे परिवार में रग रग में था। आपने ध्यान दिया, संगीत तो मेरे परिवार के रग रग में था। मेरे नाना जी नंदन गिरवर अपने दिनों में ब्रज के रास लीलाओं के एक छत्र स्वामी थे। एक छत्र स्वामी जिनके मतलब कि जिनके समकक्ष और कोई दूसरा ना हो। मेरे पिताजी पंडित ब्रज किशोर जी शास्त्री को भी स्वर ताल का अच्छा ज्ञान था। मेरी जीजी माँ, ब्रैकेट में देखिए लिखा है माँ, मतलब जीजी, माँ को जीजी कहा जाता था, के बिना तो हमारे गली मोहल्ले में स्त्रियों का कोई गीत वाद्य जमता ही ना था। मैं अपने माता पिता की अकेली संतान था, इसलिए उनकी अन्य सब चीज़ों के साथ संगीत भी मुझे विरासत में मिला था। ध्यान दिया बच्चों, यहाँ पे लेखक ने क्या कहा कि मेरे परिवार में संगीत है, संगीत बहुत अच्छे से सब जानते थे, इसलिए संगीत मेरे रग रग में भी बसा था और विरासत के रूप में मुझे मिला था। मैं ही उसका एक उत्तराधिकारी था। इसी बपौती के कारण मैं अपने संगीत के घंटे का मॉनिटर बनता था और गणेश चतुर्थी के अवसर पर जब हमारे नगर में विद्यालय की गाती बजाती शोभा यात्रा निकलती तो मैं उसका बनचट्टा बनाया जाता था। मतलब मॉनिटर ये बने हैं तो पूरी देख रेख, पूरा जो भी देखना है कार्यक्रम का, वो हमारे लेखक के ही हाथों में था। लेकिन मेरा यह संगीत ज्ञान मुझे विद्यालय के सभा समारोह में कोई महत्ता नहीं दिला सकता था। मुझे किसी समारोह में संगीत सुनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। यह मेरे साथ सरासर अन्याय था और जहाँ तक याद पड़ता है कि जानबूझकर तो मैंने अन्याय को बचपन से ही सहन नहीं किया। यहाँ पे लेखक ने क्या कहा कि उन्हें संगीत का इतना अच्छा ज्ञान था, लेकिन उन्हें कभी भी किसी संगीत समारोह में आमंत्रित नहीं किया जाता था, जिसके कारण उन्हें लगा यह तो मेरे साथ अन्याय हो रहा है। और उन्होंने अपना एक अनुभव भी सामने रखा कि मुझे याद है कि मैंने बचपन में भी कभी अन्याय को सहा ही नहीं है। इसके आगे लेखक कहते हैं, तभी मैंने देखा कि लोगों के मन में संगीत से अधिक कविता की कद्र है। मैंने पाया कि मेरे साथी लड़कों को संगीत सुनाने के लिए तो नहीं, पर कविताएं सुनाने के लिए बड़े चाव से आमंत्रित किया जाता है। अब यहाँ पे लेखक ने क्या देखा कि संगीत के बजाय किसकी ज़्यादा कद्र थी? कविता की। फिर यह भी देखा कि अच्छे बुरे की आदर अनादर की सूचना तालियों द्वारा ही प्रकट होती थी। मैंने देखा कि साथी लड़कों का संगीत सुनाने के बाद तालियों की तड़तड़ाहट बड़ी क्षीण होती थी, मतलब कम रहता था, और उसमें भी लड़के नहीं, अध्यापक ही थोड़ा रस लेते हैं। मगर कविता के बाद जिस तरह तालियों के खाली बादल गरजते थे, उन्हें देखकर मेरे मन में भी कविताएं सुनाने की
लालसा उत्पन्न होने लगी। मथुरा में तब ब्रजभाषा के सुप्रसिद्ध कवि श्री नवनीत चतुर्वेदी जीवित थे। उनकी वहाँ अच्छी शिष्य मंडली थी। इन शिष्यों के ब्रजभाषा के अनेक चुटीले कवित्व सवैये कंठस्थ होते थे। वसंतोत्सव के फूल डोलों, सावन के हिंडोलों और कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जगह जगह वसंत इनके पढ़ंत दंगल जुटा करते थे। इनमें दूर दूर के कवित्व सवैये पढ़ने वाले मथुरा आया करते थे। अभी बच्चों हमने जो पाठ का आदर्श वाचन किया उससे हमें क्या जाना कि लेखक को संगीत का अच्छा ज्ञान था, लेकिन उन्हें किसी समारोह में ज़्यादा आदर से आमंत्रित नहीं किया जाता था। लेकिन तभी उन्होंने कुछ देखा कि यहाँ पे कहीं भी कोई समारोह होता है वहाँ संगीत के बजाय किसका सम्मान ज़्यादा था? कविता पढ़ने वालों का, है कि नहीं बच्चों? और यहीं से हमारे लेखक के अंदर भी एक कविता पढ़ने की लालसा उत्पन्न हुई, एक कवि बनने की लालसा उत्पन्न हुई। बच्चों अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ आकलन प्रश्न हैं, उसका आपको उत्तर देना होगा। तो बच्चों हमारे साथ चलिए आप हमारे कुछ प्रश्नों के जवाब देने के लिए। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ हिंदी गद्य साहित्य के किस विधा पर आधारित है? बताइए। आत्मकथा पे, बिल्कुल सही। दूसरा, लेखक के पिताजी का क्या नाम था? बताइए बच्चों, क्या नाम था? बिल्कुल सही, पंडित ब्रजकिशोरी शास्त्री जी। तीसरा प्रश्न, लेखक जी के पिताजी को किसका अच्छा ज्ञान था? बताइए बच्चों। संगीत का, बिल्कुल सही। अब एक और प्रश्न आपके सामने, लेखक के मन में क्या सुनाने की लालसा उत्पन्न हुई? बताइए, क्या सुनाने की लालसा उत्पन्न हुई? कविता सुनाने की लालसा उत्पन्न हुई। एक और प्रश्न, लेखक ने अपनी आत्मकथा में किस कवि का वर्णन किया है? अभी जब हम आदर्श वाचन कर रहे थे उसमें एक पंक्ति थी, एक वाक्य था। उस वाक्य में उन्होंने एक कवि का, एक लेखक का वर्णन किया था। वो कौन थे? याद आया आपको? बिल्कुल सही, हमारे ब्रजभाषा के सुप्रसिद्ध कवि श्री नवनीत चतुर्वेदी जी। बहुत अच्छे बच्चों, आपने तो बहुत अच्छे से जवाब दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपके लिए लेकर आए हैं हम कि अभी तक हमने पाठ में जो पढ़ा है उसमें हमने क्या जाना, क्या समझा। बच्चों, लेखक की आत्मकथा के माध्यम से हमने यह समझने की कोशिश की है कि लेखक को अपने बचपन में ही कवि बनने की लालसा उत्पन्न हुई थी। वह बताते हैं कि उनके परिवार में संगीत तो रग रग में बसा था, लेकिन और उन्हें भी संगीत की सही सुर लय ताल का ज्ञान था। इसीलिए उन्होंने बताया कि संगीत तो मुझ में बचपन से ही था, क्योंकि मुझे विरासत में संगीत मिली है। फिर भी उन्होंने यह बताया हमें अपने लेखन के माध्यम से कि विद्यालय में होने वाले समारोह में उनको मॉनिटर तो बनाया जाता था, परंतु किसी भी समारोह में उन्हें आमंत्रित नहीं किया जाता था, बुलाया नहीं जाता था। यह बात उन्हें बहुत बुरी लगती थी। फिर उन्होंने सुना और देखा कि संगीत में, समारोह में संगीत सुनाने के बजाय कविता सुनाने के लिए बुलाया जाता है और लोग उनका स्वागत तालियों की ध्वनि के साथ करते थे। और यहीं से लेखक के मन में कविताएं सुनाने की लालसा उत्पन्न हुई। अब आगे क्या होता है?
हमारे कवि इसके बाद क्या कहते हैं? अभी तो उनके मन में यह लालसा उत्पन्न हुई है, अब इस लालसा को किस तरह से वो अपना लक्ष्य बनाते हैं, आगे कैसे कैसे वो बढ़ते हैं, इसके लिए हम आपको बताते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं, हमारे अगले भाग में। अब हम आपको लेके चलते हैं कि आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। कुछ करने को। आपके अभ्यास पुस्तिका में एक प्रश्न है जो आपको करना है। वह प्रश्न क्या है, एक बार आप देख लीजिए। समाज सुधारक शब्द समाज व सुधार दो शब्दों से मिलकर बना है। ध्यान दीजिएगा, समाज सुधार शब्द समाज व सुधार दो शब्दों से मिलकर बना है। समाज सुधार शब्द में समासिक चिन्ह, जो समासिक चिन्ह है, ये समासिक चिन्ह के स्थान पर कारक चिन्ह का छिपा हुआ है। ऐसे शब्द तत्पुरुष समास कहलाते हैं। तत्पुरुष समास के ऐसे ही 5 उदाहरण पाठ में छाट कर लिखिए। अब ये प्रश्न आपके सामने आया, अब कुछ प्रश्न उसके बाद हमारे सामने आपने रखे, जैसे कि समास किसे कहते हैं, तत्पुरुष समास क्या है, कारक चिन्ह क्या है। ये 3 प्रश्न मेरे सामने आए, तो बच्चों क्यों ना हम आपके इन प्रश्नों का उत्तर आपको दें। आइए हमारे साथ जानिए इन प्रश्नों के उत्तर को। पहला प्रश्न था समास क्या है। तो बच्चों समास की परिभाषा हम आपको बताते हैं। 2 या 2 से अधिक पदों अथवा वाक्यांशों का संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पद, जैसे चारपाई, यज्ञशाला, राजकुमार आदि। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें 2 शब्द हैं या 2 पद हैं? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, समास विग्रह। समास विग्रह समस्त पद के सभी पदों को उनके पहले जैसे रूप में विस्तृत करके अलग अलग करने की प्रक्रिया को ही समास विग्रह कहते हैं। आपने ऊपर के उदाहरण पे ध्यान दिया होगा, चारपाई, हम चारपाई नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, चारपाई। हम खुद ही उसे तोड़ कर पढ़ते हैं। जब तोड़ते हैं तो यही हमारा होता है विग्रह, अलग अलग करना। यज्ञशाला, यज्ञशाला नहीं कहते हैं, यज्ञशाला। राजकुमार, राजकुमार नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, राजकुमार। हमने खुद उसका विग्रह किया है और यही होता है हमारा समास विग्रह। अब इसमें आते हैं कुछ चिन्ह, जैसे है राजकुमार, उदाहरण आपके सामने दिया है, राजा का कुमार, राजा का पुत्र। अब समास के 6 भेद होते हैं बच्चों। हमारे हिंदी में पदों की प्रधानता के अनुसार समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुव्रीहि समास। लेकिन यहाँ आपके प्रश्न में किस समास का उल्लेख किया गया है, तत्पुरुष समास का। तो हम आपको आज तत्पुरुष समास के बारे में बताएंगे। तत्पुरुष समास क्या है? तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसमें पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है तथा समस्त पद बनाते समय विभक्ति का लोप होता है। अर्थात समस्त पद बनाते समय विभक्ति का लोप हो जाए उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में जिस कारक और विभक्ति का लोप होता है उसे ही या उसी कारक को कारक के नाम से तत्पुरुष समास के भेद होते हैं या भेद जाने जाते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि तत्पुरुष समास में कारक का लोप कैसे पता चलता है। इससे पहले हमने आपको एक विग्रह बताया था, राजकुमार, तो राजा का कुमार, जो एक का है ये इसका लोप था, है कि नहीं, लोप माने ये नहीं था, तो इसे कहते हैं तत्पुरुष समास।
अब यहाँ पे एक और बात आई है कि तत्पुरुष समास में जिस कारक या जिस विभक्ति का लोप होता है उसी के नाम से तत्पुरुष समास जाना जाता है। तो हमारे हिंदी साहित्य में कितने कारक हैं बच्चों? 6 कारक। ऐसे तो हमारे 8 हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 6 कारक रखे हैं हिंदी साहित्य के हिसाब से। वह 6 कारक कौन कौन से हैं जो तत्पुरुष के नाम के आगे जुड़ते हैं? आइए बच्चों उनको जानते हैं। आपके सामने तत्पुरुष समास है और यहाँ पे विभक्ति कारक और विभक्ति कारक के चिन्ह हैं। जैसे प्रश्न में कहा गया था समासिक चिन्ह, कारक के समासिक चिन्ह। आप कैसे पहचानेंगे कौन से कारक हैं और वह कारक किस तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं? तो हिंदी में हमको बताया गया है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काकी के अधिकरण में पर। ये हम लोग को बताया गया है इस तरह से लय के साथ। लेकिन यहाँ पे पहला कारक जो हमारा कर्ता वह नहीं है। यहाँ पे हमने दूसरा कारक लिया कर्म से। कर्म तत्पुरुष में कारक हमारा आया कर्म, उसका कारक चिन्ह क्या हुआ? को। करण तत्पुरुष में विभक्ति कारक है हमारा करण, विभक्ति चिन्ह है उसका से के द्वारा। संप्रदान तत्पुरुष में संप्रदान हमारा कारक, के लिए उसका समासिक चिन्ह। अपादान तत्पुरुष में अपादान हमारा कारक, से अलग। यहाँ से करण में है जोड़ने के लिए, यहाँ से अलग, अपादान मतलब अलग। संबंध तत्पुरुष में संबंध का की के। अधिकरण तत्पुरुष में अधिकरण में पर। ये सभी आपके समासिक चिन्ह हैं जिसके माध्यम से आप तत्पुरुष के सभी भेदों को जान सकते हैं और उसी के अनुसार विभक्ति कारक के अनुसार आप तत्पुरुष समास का विग्रह कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि हम किस तरीके से समस्त पद का समास विग्रह करेंगे और उसके संबंधित तत्पुरुष को जानेंगे। पहला शब्द है वन गमन। वन गमन समास विग्रह वन को गमन, वन को गया। यहाँ पे क्या हुआ? कर्म तत्पुरुष समास। वह कहाँ गया? वन को गया। गुण युक्त, गुण से युक्त, करण तत्पुरुष समास। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, यहाँ के लिए आया है तो देश के लिए भक्ति संप्रदान तत्पुरुष समास। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। आप ध्यान दीजिए यहाँ पे से युक्त करण में आया है से के द्वारा, यहाँ पे रोग से मुक्त मतलब जो रोग था उससे वो क्या हो गया? अलग हो गया, उससे मुक्त हो गया, स्वस्थ हो गया। तो यहाँ अपादान तत्पुरुष समास, किसी चीज से अलग, पेड़ से पत्ती गिरना, तो इससे उसी के लिए आया, अपादान में आता है। राजकुमार, राजा का कुमार, संबंध तत्पुरुष समास, क्योंकि बेटा बच्चा किसका है? राजा का, ये संबंध तत्पुरुष समास आया। जग बीती, जग पर बीती, अधिकरण तत्पुरुष समास। इसी में एक और है लोकप्रिय, लोक में प्रिय, अधिकरण तत्पुरुष समास। पर में, ये दोनों अधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। अब बच्चों आपको समझ में आ ही गया होगा कि तत्पुरुष समास क्या होता है, कारक चिन्ह क्या होते हैं और समास विग्रह क्या होता है ना बच्चों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम आपके लिए लेकर आए हैं गृह कार्य। गृह कार्य में जिस प्रश्न को हमने बहुत ही विस्तृत करके आपके सामने प्रस्तुत किया है उसको रखा है। पहला प्रश्न है वही समाज सुधार शब्द। समाज व सुधार दो शब्दों से मिलकर बना है। समाज सुधार शब्द में समासिक चिन्ह के स्थान पर कारक चिन्ह का छिपा हुआ है। ऐसे शब्द तत्पुरुष समास कहलाते हैं। तत्पुरुष समास के ऐसे ही 5 उदाहरण पाठ में से छांट कर लिखें। अब तो आपको आसान हो गया होगा कि हम
किस तरीके से पाठ से छांटकर समास तत्पुरुष समास के उदाहरण और लिख सकते हैं। दूसरा आपका गृह कार्य है, निम्नांकित पंक्तियों पर शब्द के 3 प्रकार के प्रयोग हुए हैं। पर, मैं मंच पर कविता पढ़ने पहुंचा। खा, पर वहाँ बहुत बड़े बड़े कवि विद्यमान थे। मैं कविता के पर लगाकर आसमान में उड़ने लगा। एक ही शब्द है पर, उसके 3 प्रयोग। तीनों पर का प्रयोग क्रमशः ऊपर, लेकिन, पंख के अर्थ में हुआ है। इसी प्रकार आप भी पर शब्द का प्रयोग अपने वाक्यों में करते हुए 3 वाक्य बनाइए। ये 2 गृह कार्य बच्चों हमने आपको दिए हैं। पहला तो हमने आपको बता दिया था और दूसरा थोड़ा समस्यात्मक है, लेकिन हमें पता है आप अच्छे से कर लेंगे। बच्चों, मैं कवि कैसे बना, इसके 3 भाग हैं। अभी हमने आपके सामने प्रथम भाग प्रस्तुत किया है, जिसमें कवि के मन में या लेखक के मन में कवि बनने की लालसा उत्पन्न हुई। अब आगे वह कैसे कवि बनते हैं, कैसे अपना सफ़र बढ़ाते हैं, इसके लिए आपको अगले अंक के हमारे अगले भाग के लिए इंतज़ार करना होगा। तो बच्चों, फिर हम मिलते हैं आपसे अपने इसी पाठ के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें।